आप सभी विद्यार्थियों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा आज आपको जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। जो बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री यानी वानिकी का परिचय, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा था जो है वो फॉरेस्ट पॉलिसी। और जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है आपका रिजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी वनों का पुनर्जनन। तो वनों का पुनर्जनन ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके एकेडमिक में इससे अक्सर आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो वनों का पुनर्जनन, ठीक है ना। वनों का पुनर्जनन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? रिजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो आइए इसके बारे में मैं शुरुआत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे, रिजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना। रिजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी वनों का पुनर्जनन, ठीक है ना। पुनर्जनन या फिर पुनर्जन्म, ठीक है। तो जैसे होता क्या है कि जो हमारे पुराने पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, इनका एक जीवन होता है, ठीक है। ये कि या फिर ये जो है धीरे धीरे जो है वो जब ये अपनी आयु को पूर्ण कर लेते हैं तो ये नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो ये स्वतः नष्ट होने लगते हैं या फिर कई प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसके कारण नष्ट होने लगते हैं, या भूस्खलन के कारण नष्ट होने लगते हैं, या फिर जो है वो कई प्रकार के कीट पतंगे होते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके कारण ये नष्ट होने लगते हैं, या फिर कई प्रकार के रोग होते हैं, डिजीज़ेस होते हैं प्लांट्स में, उसके कारण जो है वो प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो कई प्रकार से जो है वो पौधे जो है वो जब अपनी आयु पूरी कर लेते हैं, या फिर जो है वो कई प्रकार के कीट रोग या अन्य व्याधियों के द्वारा, कुछ प्राकृतिक व्याधियाँ होती हैं, आपदाएं होती हैं, जिसके कारण भी पौधे जो है वो नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो फिर वो जो है पुनः जो है वो नहीं उतना अच्छा उत्पादन दे पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कैसे हम पुराने पौधों को नया जीवन प्रदान करें, कैसे उनको पुनर्जीवित करें, किस प्रकार से पौधों को हम नया जीवन दे सकें, उसी को कहते हैं पुनर्जनन, ठीक है ना। मतलब पौधों को, पुराने पौधों को कैसे नया जीवन दे सकें, कैसे उनको बचा सकें और पुनः उनको अधिक उत्पादन दे योग्य आर्थिक महत्वकारी कैसे बनाया जा सके, इसी का अध्ययन हम करते हैं फॉरेस्ट रिजनरेशन में। ये एक नया चैप्टर है जो मैं आपको आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फॉरेस्ट रिजनरेशन जो है वो आइए देखते हैं कि जैसा कि लिखा हुआ है कि वृक्ष तथा वन फसलों की एक निश्चित आयु हो जाने के पश्चात जो है वो उनकी वृद्धि जो है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। अगर एक निश्चित आयु हो जाती है, पौधे एक निश्चित आयु जो है वो पूरी कर लेते हैं, तो उनका वृद्धि एवं विकास जो है वो रुक जाता है। तो वृद्धि का मतलब कैसे है? जैसे उनकी लंबाई बढ़ना, ठीक है ना। लंबाई का बढ़ना क्या हो गया? उसको हम वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ। और दूसरा शब्द है डेवलपमेंट यानी विकास। विकास इसको कहते हैं जैसे पौधों में या फिर वृक्षों के अंदर फ्रूटिंग होना, फल लगना, फूल लगना, उनके टहनियों की वृद्धि होना, शाखाओं का बढ़ना, ये क्या होता है? इसको विकास कहते हैं। तो वृद्धि और विकास में मामूली सा अंतर होता है। वृद्धि का मतलब होता है सीधे उनकी लंबाई का बढ़ना, और विकास का मतलब होता है उसमें फ्रूटिंग होना, फ्लावरिंग होना, रूट्स का डेवलपमेंट होना, उनकी ब्रांचेस का डेवलपमेंट होना, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें जो पौधे में होती हैं उसको हम विकास कहते हैं। तो एक निश्चित आयु को पूरा कर लेने के बाद पौधे जो है वो उनकी वृद्धि एवं विकास जो है वो रुक जाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है? इस कीटों के आक्रमण या उनके रोगग्रस्त हो जाने पर के कारण उनके मूल्य में कमी आ जाती है, तथा अंतः आयु जो है वो पूरी होने पर वे मृत हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो कई प्रकार के जो है वो कीट एवं रोगों का आक्रमण भी पौधों पे, पेड़ों पे, वृक्षों पे होता है, जिसके कारण वो रोग ग्रसित हो जाते हैं, कीट ग्रसित हो जाते हैं, और जैसे वो अपनी आयु को पूरा नहीं कर पाते हैं, और वैसे ही उनकी जो है वो उनकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। यानी वो जो है वो एक प्रकार से जो है वो उनकी एज कम हो जाती है, और एज पूरा होने के पहले वो मृत हो जाते हैं। यानी
कई प्रकार के रोग एवं कीटों के आक्रमण के कारण पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, वृक्ष कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे वो मृत हो जाते हैं, यानी उनकी वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो कई प्रकार की वानिकी फसलों में अधिकतम उत्पादन चाहते हैं तथा वह उन्हें उस आकार तक नहीं बढ़ने देना चाहते हैं जिससे कि उनका मूल्य कम हो जाए, ठीक है ना। या फिर एक चीज़ और होता है, कई प्रकार के फॉरेस्ट्रीज ऐसे होते हैं जिनको हम ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ने देते हैं? उनको काटते छांटते रहते हैं, एक निश्चित आकार देते रहते हैं। क्यों आकार देते रहते हैं? क्योंकि उनकी जो है वो जो वैल्यू है, जो उनका मूल्य है वो बना रहे। किस प्रकार का मूल्य? जैसे उनकी मोटाई हो गया, तने का आकार हो गया, उसका तने का व्यास हो गया, वो बरकरार रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जब पोषक तत्वों का कई जगह वितरण डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लांट्स के अंदर, कई शाखाओं में पोषक तत्व विभाजित हो जाएंगे, तो फिर पौधे जो है वो उतना मोटाई उनकी नहीं हो पाती है। तो जो आर्थिक महत्व का वाले पेड़ पौधे होते हैं, उनकी मोटाई को बढ़ाने के लिए समय समय पर जो है वो शाखाओं को या अवांछनीय जो शाखाएं निकलती हैं उनको काटा छाटा जाता है, जिससे तनों की जो मोटाई है वो अच्छी हो, जिससे आर्थिक महत्वकारी वाली जो लकड़ियां हैं उनको हम शीघ्र प्राप्त कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकें। तो हम समय समय पर उनकी कटाई छटाई करते रहते हैं, जिससे उनको जो है वो एक निश्चित आकार नहीं मिल पाता है, जिससे पौधे जो है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये भी एक कारण होता है। अगला क्या है? इसके अधिकतम उत्पादन आयु आकार पर पहुंचने पर उनके पुनर्जनन की आवश्यकता होने लगती है, जिससे वंश से अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता रहे। तो इसके अधिकतम उत्पादन आयु आकार पर पहुंचने पर उनके पुनर्जनन की आवश्यकता होने लगती है। तो जब ये अधिकतम आयु को प्राप्त कर लेते हैं, प्लांट जब अधिकतम आयु को प्राप्त कर लेते हैं, तो इनको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होती रहती है, क्योंकि ये निरंतर उत्पादन जो है वो देते रहें। जब हम कोई भी पेड़ पौधा हो, वृक्ष हो, तभी वो सही उत्पादन दे पाएगा जब हम उचित उसकी देख रेख करेंगे, समय समय पर उसकी निगरानी करते रहेंगे। किस प्रकार की निगरानी? जैसे उसमें हम पोषक तत्वों का सही प्रबंधन करेंगे, उसकी कटाई छटाई सही से करेंगे, उसको व्यवस्थित आकार देंगे, कीट एवं रोग से फसल की बचाव करेंगे, तभी जो फल वृक्ष वाले पेड़ पौधे हैं या फिर आर्थिक रूप से महत्वकारी पेड़ पौधे हैं, वो अपना जो है वो जो हम चाह रहे हैं उतना उत्पादन जो है वो तभी दे पाएंगे। यानी हमारे लिए आर्थिक महत्वकारी तभी होंगे जब हम पौधे का मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन अच्छा रखेंगे, ठीक है, तभी वो प्रबंधन दे पाएंगे। तो अगर हमको पेड़ पौधों को उचित आयु तक बनाए रखना है तो हमको उनको पुनर्जीवित करना होगा, यानी उसमें रिजर्वेशन की प्रक्रिया जो है वो करते रहना चाहिए। तो रिजर्वेशन एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है पौधों में, जो पौधों को एक निश्चित आकार, एक निश्चित आयु और आयु के बाद भी जो है वो अच्छा उत्पादन देने के लिए जो है वो कारगर होती है, ठीक है ना। तो रिजनरेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। इट डील्स विद द, तो ये एक प्रकार से जो है वो पौधों का बहुत ही अच्छा जो है वो प्रोसेस होता है, जिसके कारण जो है वो पौधे जो है वो जो हम वांछनीय मूल्य हमको प्राप्त होना है, आर्थिक महत्वकारी पौधों को बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है उनको पुनर्जीवित करना। तो जो कई प्रकार से जब पौधों की क्षति हो जाती है कीट के द्वारा, रोग के द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा या फिर उनकी आयु पूरी होने के कारण, तो इन सब को हम कैसे व्यवस्थित करते हैं? जब पौधों को इन सभी के द्वारा हम उसका सही प्रबंधन करते हैं, उसको समय से कटाई छटाई, उसकी जो है वो देख रेख, उसके जो है वो जड़ों को एक निश्चित आकार देना, वहाँ पर जो मृदा के कटाव को जो है वो रोकना, ये सारी प्रक्रिया जो है वो रिजनरेशन के अंतर्गत जो है वो आती हैं। आइए हम इसकी डिफिनीशन आपको बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसके बाद इसका भी ले लीजिए। इसके बाद परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ रिजनरेशन। रिजनरेशन की जो है वो परिभाषा ये देखते हैं, यानी पुनर्जीवित के उनकी जो है वो पुनर्जनन की क्या परिभाषा है। तो इसमें क्या है कि वन्य जंतु पेड़ पौधों के फल बीजों को खाते हैं तथा इन पौधों को
के अनपचे बीजों को दूर दूर तक फैलाने का कार्य करते हैं। उन स्थानों पर बीजों के अंकुरण से वन्य वनस्पतिक विकास व वृद्धि होती है, जिससे वनों का पुनर्जनन होता रहता है। देखिए, वनों का जो है पुनर्जनन जो है वो दो प्रकार से होता है। वो मैं पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन डिफिनीशन के वक्त ही जो है मुझे इसको समझाना पड़ रहा है। तो रिजनरेशन इज़ टू टाइप्स। पहला क्या है, नेचुरल रिजनरेशन, और दूसरा जो है होता है आर्टिफिशियल रिजनरेशन। यानी नेचुरल रिजनरेशन जो है वो उसको हम प्राकृतिक पुनर्जनन के नाम से जानते हैं। तो जो नेचुरल रिजनरेशन है यानी प्राकृतिक रिजनरेशन है वो स्वतः जो है वो होता रहता है, उसमें हमको कुछ करने की जरूरत जो है वो नहीं होती है। तो रिजनरेशन क्या है, नए पौधों का एक प्रकार से पौधों का व्यवस्थित होना और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का जो है वो रिजनरेट होना। तो कई प्रकार के जो है वो जो पक्षी होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो जो है आपके वृक्षों को खाते हैं, वृक्षों के जो है वो फलों को, फूलों को, पत्तियों को खाते हैं, और फिर उनके बीज जो है वो उनके पेट में चले जाते हैं, और फिर जब एक्सक्रीटा करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा जो है वो बीजों को फिर से ज़मीन पे डाल देते हैं, और वो बीज जो है वो पुनः फिर अंकुरित हो जाते हैं, और अंकुरित होने के पश्चात जो है वो पुनः जो है वो उससे जो है वृक्ष, पेड़ पौधे वृक्ष जो है वो बन जाते हैं। तो इस प्रकार से पुराने वृक्ष जो है वो नष्ट होते रहते हैं और नए वृक्ष जो है वो उसमें उगते रहते हैं। इससे जो वनों की डेंसिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से फॉरेस्ट का रिजर्वेशन जो है वो आपका नेचुरल रूप से होता रहता है। या फिर कई प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, आपके पेड़ पौधे होते हैं, फॉरेस्ट्री जंगली पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है, और उसके बाद बीज का निर्माण होता है, और वह बीज जो है वो फिर से पक करके ज़मीन में गिर जाता है, और उससे ढेर सारे पौधे जो है वो निकल आते हैं। और निकलने के पश्चात क्या होता है, फिर से जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पौधे रिजनरेट हो जाते हैं, और जो पुराने पौधे होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और नए पौधे जो है वो उगाते हैं। इस प्रकार से रिजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल रूप से जो है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से नेचुरल रिजनरेशन हम कहेंगे। और आर्टिफिशियल रिजनरेशन किसको कहते हैं, जिसको हम कृत्रिम पुनर्जनन के नाम से जानते हैं। तो आर्टिफिशियल रिजनरेशन क्या होता है, ये कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा किया जाता है। जो आर्टिफिशियल रिजनरेशन है यानी कृत्रिम पुनर्जनन है, वो मनुष्य के द्वारा जो है वो किया जाता है। किस प्रकार से, जैसे जो है वो हम क्या करते हैं, इनके बीजों को बीज द्वारा भी करते हैं, और हम जो है उनका प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा भी करते हैं, ठीक है ना, यानी वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा भी हम उसका प्रोपोगेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई सारे पेड़ पौधों के बीजों को जो है वो हम एकत्रित कर लेते हैं प्लांट से, और उसको हम जहां हम चाहते हैं यानी अपनी इच्छा अनुसार, प्रकृति में क्या होता है कहीं भी जमाते हैं, कहीं भी अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा अनुसार जहाँ पर चाहते हैं वहाँ बीजों की सोइंग हम कर देते हैं, बीजों को बो देते हैं, और वहाँ पर प्लांट जो है वो ग्रो कर जाते हैं। इस प्रकार से होता है। या फिर आर्टिफिशियल रूप से, आर्टिफिशियल यानी आपको एक प्लांट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसको हम अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं, जो बीज के द्वारा होता है, बाय सीड प्रोपोगेशन जो होता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो प्लांट्स के द्वारा होता है, प्लांट्स के जैसे रूट हो गया, आपके बड हो गया, रूट्स हो गया, बड हो गया, आपके जो है वो स्टेम्स हो गया, इसके द्वारा जो नए पौधे तैयार किए जाते हैं उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा प्लांट के जो प्रवर्धन होता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या जो है वो आपका वानस्पतिक प्रवर्धन के नाम से या अलैंगिक जनन के नाम से जो है वो जानते हैं। तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो है वो नए पौधों को तैयार किया जाता है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, ग्राफ्टिंग करना, कटिंग करना, लेयरिंग करना, बडिंग करना, ये सब जितने ही प्रोसीजर होते हैं वो आर्टिफिशियल रिजनरेशन यानी आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो इस प्रकार से हम कटिंग करके, आपका जो है वो कटिंग करके, बडिंग करके, लेयरिंग करके, इस कई अलग अलग विधियां हैं जिससे हम या राइजोम्स के द्वारा उससे हम नए प्लांट्स को निकालते हैं और उसको कृत्रिम रूप से जो है वो नर्सरी में तैयार करते हैं
और फिर उसको हम जहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार हम जाके उसको रोपित कर देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो कृत्रिम आर्टिफिशियल रिजनरेशन या कृत्रिम पुनर्जनन के अंतर्गत आती है। और जो प्राकृतिक रूप से चलती रहती है, जैसे पशु पक्षियों के द्वारा बीज को खाना और गिरा देना, पेड़ पौधों का स्वयं पक करके बीजों का गिर जाना और उससे नए पौधे निकल आना, ठीक है। तो ये सारी जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है वो नेचुरल रिजनरेशन के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आर्टिफिशियल और नेचुरल रिजनरेशन। तो ये मेरा समझाने का मतलब था कि इसकी जो है वो डिफिनीसन, ठीक है ना। तो रिजनरेशन या आपका जो है वो पुनर्जनन वह प्रक्रिया होती है जो प्लांट्स के अंदर जो है वो दो बीजों को जो दो प्रकार से होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। जो पुनर्जनन जो है वो पौधों का बढ़ना, नए पौधों का जन्म लेना, पुराने पौधों कम होना और नए पौधों को जो है वो जन्म लेना और उनका डेंसिटी बढ़ना, प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ना, नए प्लांट को पुराने पौधों का पुनर्जीवित होना, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो पुनर्जनन के अंतर या रीजनरेशन के अंतर जो है वो आती हैं। इसके बाद बात आती है वो ये जो है वो पुनर्जनन प्राकृतिक या कृत्रिम विधियों से वन फसलों के नवीनीकरण करने को कहते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये भी हम कह सकते हैं कि जो रिजनरेशन होता है वो एक प्रकार से जो है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल रूप से जो है वो पौधों का जो है नवीनीकरण, ठीक है ना, यानी उसको नया बनाने के लिए नवीनीकरण करना जो है वो वही रिजनरेशन जो है वो कहलाता है। पुनर्जनन वह विधि होती है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से वनों को जो है वो नया जीवन नवीनीकरण जो है करते हैं, उसी को पुनर्जनन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट हो गया कि पुनर्जनन दो मुख्य विधियों का मिश्रण भी काम लाया जाता है, अर्थात प्राकृतिक पुनर्जनन और कृत्रिम पुनर्जनन ही काम में लाया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि रिजनरेशन के द्वारा, पुनर्जनन के द्वारा जो है वो नेचुरल रिजनरेशन और आर्टिफिशियल रिजनरेशन दो प्रकार से हम जो है वो प्लांट्स को और फॉरेस्ट ट्रीज को रिजनरेट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है, पहला है प्राकृतिक पुनर्जनरेशन। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रिजनरेशन कितने प्रकार का होता है, तो रिजनरेशन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक पुनर्जनन या नेचुरल रिजनरेशन, और दूसरा जो होता है वो आर्टिफिशियल रिजनरेशन, जिसको हम कृत्रिम पुनर्जनन के नाम से जो है वो जानते हैं। तो पुनर्जनन या रिजनरेशन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक या नेचुरल रिजनरेशन, दूसरा जो है आर्टिफिशियल या कृत्रिम रिजनरेशन, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो है वो इस पॉइंट्स को जो है याद रखेंगे। तो पहला क्या है, प्राकृतिक पुनर्जनन। प्राकृतिक पुनर्जनन जो है वो नेचुरल रिजनरेशन है। तो नेचुरल रिजनरेशन जो है वो एक प्रकार का प्राकृतिक जो पुनर्जनन होता है वो स्वतः जो है वो चलता रहता है, इसमें मानव की विशेष भूमिका जो है वो नहीं होती है। यानी जो प्राकृतिक रूप से जो है वो नए पौधों का जो है वो जन्म होता है और पुराने पौधे नष्ट होते रहते हैं, उसको हम नेचुरल रिजनरेशन के नाम से जानते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि पुनर्जनन की वह विधि जिसमें किसी वन फसल का नवीनीकरण स्वयं अर्थात प्राकृतिक विधि से बोए हुए बीज से या कॉपिस, कॉपिस का मतलब क्या होता है, कॉपिस का मतलब होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव या मूल प्ररोह होता है, प्राकृतिक पुनर्जनन कहलाती है। तो प्राकृतिक पुनर्जनन वह विधि होती है जिसमें जो है वो प्राकृतिक विधि के द्वारा नेचुरल रूप से जो है वो फॉरेस्ट ट्रीज जो है वो तैयार होते हैं, या फिर कॉपिस पौधे मूल प्ररोह। कुछ जो है वो आप देखते हैं कि जैसे प्लांट है, प्लांट्स की जड़ों से नए पौधे निकल आते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने जो फॉरेस्ट ट्रीज होता है, जैसे आपने देखा होगा कि सागौन हो गया, आपका शीशम हो गया, अन्य कई पौधे होते हैं जंगली, जिससे क्या होता है कि इनकी जड़ों का रूट से जो है वो नए पौधे निकल आते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर भी ये बड़े वृक्षों की जड़ें जो है वो फैली होती हैं, वहीं से नए पौधे निकल आते हैं। आप बरगद में देख लीजिए, बरगद में भी जहाँ पर उसकी जो जड़ें होती हैं बरगद की, वहाँ पर वो ज़मीन में गड़ जाती हैं, वहीं से नए पौधे जो है वो निकल आते हैं, ठीक है ना। ऐसे कई सारे जो है वो प्लांट्स में होता है, वन वाले पौधों में होता है, फल वाले वृक्षों में होता है कि उनके जो है वो आप मतलब कृत्रिम रूप से आप देखेंगे कि जो उनके वेजिटेटिव भाग के जो है वो नए पौधे निकल आते हैं।
तनों से नए पौधे निकल आते हैं, आपकी जड़ों से जो है वो जहाँ भी जड़ें फैली होती हैं वहीं से पौधे जो है वो निकल आते हैं, नए पौधे का धीरे धीरे रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो है वो जो प्रक्रिया होती है तो इसको हम प्राकृतिक पुनर्जनन या नेचुरल रिजनरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद इस प्रकार की प्राकृतिक पुनर्जनन यानी नेचुरल रिजनरेशन या तो बीज से होता है या पादप के किसी भाग जैसे तना हो गया, कॉपिस या मूल से मूल प्ररोह द्वारा होता है, और इसे दूसरी विधियाँ कायिक वर्धी पुनर्जनन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो कहलाती है। दूसरी जो विधि है, मैं यहाँ थोड़ा सा लिखना भूल गया था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रीजनरेशन इसको हम क्या कह सकते हैं, और आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल रीजनरेशन। आर्टिफिशियल रीजनरेशन, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल रीजनरेशन क्या होता है, जिसमें जो है वो जिसमें हम कृत्रिम रूप से जो है वो पौधों के वानस्पतिक भाग द्वारा, जिसमें हम आर्टिफिशियल रिजनरेशन इज द पार्ट ऑफ जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिजनरेशन ऑफ द प्लांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट लाइक जो है वो रूट्स, स्टेम्स, बड्स, मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट से न्यू प्लांट्स को जब डेवलप किया जाता है तो उसको हम आर्टिफिशियल रिजनरेशन के नाम से जानते हैं। जब पौधों के पेड़ पौधों के वन वाले पौधों के वानस्पतिक भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, बड हो गया आदि से नए पौधों को जो है वो डेवलप किया जाता है, नए पौधों को विकसित किया जाता है, तो उसको हम कृत्रिम रिजनरेशन के नाम से जानते हैं। कृत्रिम रिजनरेशन कई विधियां हैं, जैसे आपका कटिंग हो गया, बडिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ठीक है ना। तो ये कई प्रोपोगेशन मेथड्स हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या आर्टिफिशियल रिजनरेशन में। ये आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो दो प्रकार का रिजनरेशन हो गया, कृत्रिम और जो है वो प्राकृतिक, ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद बात आती है बीज से प्राप्त पुनर्जनन से तैयार फसल बिजौला फसल या सीडलिंग क्रॉप जो है वो कहलाती है। तो जब हम नेचुरल रिजनरेशन कैसे होता है, वो बीज के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो जो बीज के द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं उसे बीजी पौधे कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, सीडलिंग क्रॉप्स कहते हैं। तो जो बीज के द्वारा पेड़ पौधे तैयार किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बीजू पौधे कहते हैं, या इंग्लिश में सीडलिंग क्रॉप्स या सीडलिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। और जो है वो कृत्रिम बीज द्वारा तैयार किए जाते हैं, कटिंग के द्वारा, बडिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं, उसको हम जो है वो वेजिटेटिव प्लांट्स के नाम से जानते हैं। यानी वनस्पतिक भागों के द्वारा जो तैयार किए जाते हैं उसको हम वनस्पतिक भाग के द्वारा तैयार किए गए पौधों के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये इस प्रकार से भी होते हैं। जो बीजू पौधे होते हैं उनका लाइफ साइकिल काफ़ी ज़्यादा होता है, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, उनका जीवन काफ़ी ज़्यादा होता है, वो देर में फलत होती है उनकी, और कई प्रकार के इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज़ से रेजिस्टेंस होते हैं। लेकिन जो कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं यानी अलैंगिक जनन द्वारा जो वानस्पतिक विधि द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं उनकी उम्र कम होती है, लेकिन एक फ़ायदा ये है कि वो जल्दी फलत देते हैं, मतलब फलत उनकी जल्दी मिलने लगती है और वो आइडियल एज के होते हैं, और जो है वो उनकी वृद्धि ज़्यादा नहीं होती है, उनकी उम्र जो है वो कम होती है, और रोग एवं कीटों का प्रकोप उन पर ज़्यादा होता है। इस प्रकार का दोनों में अंतर है। इसके बाद बात आती है तो जो बीज वाले पौधे होते हैं उनके क्या होता है, बढ़ करके वन बनाते हैं, तो वन बीज वाले कहलाता है। तो जो बीज के द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं, जो बीज के द्वारा वन वाले पौधे तैयार होते हैं उसको बीज वन के नाम से जानते हैं, यानी फॉरेस्ट सीड के नाम से हम जानते हैं। इसके विपरीत जब कॉपिस यानी वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा जो तैयार किए जाते हैं, किसके द्वारा, वेजिटेटिव पार्ट्स। तो जो
कॉपिस का मतलब क्या होता है? कॉपिस का मतलब है वानस्पतिक भाग के द्वारा। तो जब वानस्पतिक भाग के द्वारा पुनर्जनन प्राप्त होता है तो वह जो है वो कॉपिस फसल कहलाती है, और बड़ा होने पर वह कॉपिस वन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो जब जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा, वानस्पतिक भागों के द्वारा वन वाले पेड़ पौधे तैयार होते हैं तो उसको कॉपिक फसल या कॉपिस प्लांट्स या कॉपिस ट्रीज के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बिल्कुल याद रखेंगे इस पॉइंट के, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद जो है वो जब हम प्राकृतिक पुनर्जनन की बात कर रहे हैं तो पहली हेडिंग क्या थी? प्राकृतिक पुनर्जनन। प्राकृतिक पुनर्जनन में क्या आता है? बीज द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन कैसे होता है, यानी नेचुरल रिजेनरेशन बाय सीड्स। तो बीज के द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो बीज द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर होता है। तो जो बीज के द्वारा रिजनरेशन होता है उसमें कई प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। तो यानी बीज के द्वारा जो पुनर्जनन हो रहा है, रिजनरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर किससे संबंध है? यहाँ पर संबंध क्या है? बीजों के अंकुरण से है। जब बीज के द्वारा प्रोपोगेशन होगा, जब बीज के द्वारा नए प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वहाँ पर बीजों के अंकुरण से संबंधित है। अगर बीज अंकुरित नहीं होगा तो प्लांट्स कैसे होगा, उससे वृक्ष कैसे बनेगा? तो सबसे मुख्य कारक होता है बीजों का अंकुरण। अगर फसल आप बोते हैं तो आप ये अपेक्षा करके रखते हैं कि फसल जो है वो अच्छी अंकुरित होगी। अगर फसल अच्छी अंकुरित हो गई तब जान लीजिए कि आगे जो है अगर थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे, अगर अच्छा प्रबंधन कर देंगे तो उत्पादन जो है वो अच्छा मिल जाएगा। अगर बीज का अंकुरण ही सही नहीं हुआ तब तो हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। तो अंकुरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है आपके एग्रीकल्चर में, कृषि में। तो इसी तरह से फॉरेस्ट्री में भी जो आपका जर्मिनेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके नेचुरल रिजनरेशन में। तो नेचुरल रिजनरेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब बीजों का अंकुरण अच्छा होगा, चाहे वो एनिमल्स के द्वारा दिए गए बीज हों, चाहे आपके जो है वो आपके पशु पक्षियों के द्वारा, स्क्रीटरी के द्वारा किए गए बीज हों, या कृत्रिम रूप से फलों वृक्षों के द्वारा गिरे हुए बीज हों। तो जब उनको अच्छा अंकुरण होगा तभी जो है उससे अच्छा रिजनरेशन होगा, नए पौधे उससे निकल पाएंगे। तो बीजों के अच्छा अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए जो है वो कई सारे फैक्टर जो है वो आवश्यक होते हैं। कई सारे फैक्टर में क्या आता है? जैसे कुछ नेचुरल फैक्टर हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, जैसे बीज को सही मात्रा में तापमान मिलना चाहिए, जब तापमान अच्छा मिलेगा तब वो ग्रो करे, नमी मिलना चाहिए उसको, जो है वो लाइट मिलना चाहिए, डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, तो कई ह्यूमिडिटी अच्छी होनी चाहिए। कई सारे प्राकृतिक फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स हैं जो अच्छी तरह से अगर प्राप्त होंगे बीज को तभी बीज जो है वो अंकुरित अच्छे से हो पाएगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन से नेचुरल फैक्टर्स हैं। तो बीज की निम्नलिखित जो है वो कई प्रकार के फैक्टर्स हैं जो उस पर निर्भर हैं। पहला जो है बीज की उत्पत्ति और ओरिजिनेशन ऑफ सीड, ठीक है ना। दूसरा है बीज परिपेक्षण, डिस्पर्सल ऑफ सीड, और तीसरा है बीज का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, और चौथा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीड। ये चीज़ें, ये तीनों जो है वो मुख्य रूप से इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो बीज की उत्पत्ति जो है वो ऑरिजिनेशन ऑफ सीड क्या होता है कि जब बीज की जो है वो जो उत्पत्ति है, जहाँ से बीज पैदा हो रहा है वो अच्छा आधार होना चाहिए। जब जो है वो प्लांट जिससे बीज का अंकुरण, जिसमें बीज बन रहा है वो प्लांट स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, तो उससे अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता का बीज तैयार होगा। जब अच्छी गुणवत्ता का बीज तैयार होगा तो उसकी अंकुरण क्षमता अच्छी होगी, वो अच्छी प्रकार से वृद्धि करेगा। तो जो उसका ओरिजिनेशन है सीड का वो अच्छा होना चाहिए, जहाँ से उसका उत्पत्ति स्थान है उसके माँ बाप स्वस्थ होने चाहिए जिससे स्वस्थ बीज उत्पन्न हो, और जब स्वस्थ बीज अच्छा होगा तो उससे स्वस्थ पौधा भी जो है वो तैयार होगा। तो ये जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए उसका उत्पत्ति स्थान। दूसरा है बीज का परिपेक्षण, जो डिस्पर्सल ऑफ सीड होगा। जैसे बीज का जो है वो परिपेक्षण से मतलब होता है बीजों का जो है वो वितरण, ठीक है ना। तो वितरण जब अच्छा होगा तभी बीज का जो है वो अच्छे से उसको ग्रो करेगा। जैसे जो भी, जैसे चिड़िया हो गए, पशु पक्षी हो गए, पक्षी हो गए, जो या फिर हवा के द्वारा ये जो बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, यही जो है वो सीड जो है वो डिस्पर्सिबल कहलाता है। तो
तो बीज कई प्रकार से जो है वो उसका वितरण होता है, ठीक है ना। तो जैसे हवा के द्वारा कुछ छोटे बीज होते हैं जो हवा के द्वारा डिस्पर्सिबल हो जाते हैं, कुछ जानवरों के द्वारा पशु पक्षी उसको खा लेते हैं, फिर जैसा हम स्क्रीटा कर देते हैं वहाँ पर वो बीज जो है पहुँच जाता है। फिर मानव के द्वारा मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो बीजों को अनाजों को ले जाता है, फिर जहाँ पर उसको छोड़ देता है, जहाँ पर गिरा देता है वहाँ पर वो अंकुरित होने लगता है, या फिर एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर ले जाके जहाँ उसको बो देता है वहाँ पर उग जाता है। कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं जो विदेशों से आए हैं। कैसे आ गए? मानव के द्वारा ही हमारे देश में आ गए। तो इस प्रकार से कई प्रकार से जो है वो बीजों का वितरण होता है, जिसको हम सीड जो है वो डिस्पर्सल के नाम से जो है वो जानते हैं। तीसरा जो है वो हो गया बीज अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट काफ़ी फैक्टर है कि बीज को अंकुरण होने के लिए कई सारी दशाएं वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये पर्याप्त मात्रा में जब एक सही मात्रा में बीज को प्राप्त होगा तभी बीज अच्छे से अंकुरित हो पाएगा, नहीं बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो ये भी फैक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीड, यानी स्थापन। जहाँ पर बीज का जो है वो स्थापन हो रहा है एक स्थान पर, जहाँ पर इसको हम उसकी बुआई कर रहे हैं, वो भी प्लेस अच्छा होना चाहिए। अगर वो प्लेस अच्छा नहीं है, वहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर बीज जो है अंकुरित नहीं होना है। तो जहाँ पर बीज का स्थापन हो रहा है, जहाँ पर उसको हम बो रहे हैं या जहाँ पर गिर रहा है, वो स्थान भी अच्छा होना चाहिए, वहाँ की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीज अंकुरित अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं आपके नेचुरल रिजनरेशन के लिए। दूसरी चीज़ है बीजों का अंकुरण। बीजों का अंकुरण काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर अच्छे से बीज अंकुरित नहीं होता है तब फिर हमारा जो नेचुरल रिजनरेशन है वो सक्सेसफुल जो है वो नहीं हो पाएगा। तो बीज से गिरने वाले सभी बीज अंकुरित नहीं होते हैं। बीज अंकुरण जो है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर रहते हैं। तो जितने भी बीज जो है वो नेचुरल रूप से जो है वो गिरते हैं आपके मिट्टी में, वो सारे अंकुरित जो है नहीं हो पाते हैं। आप जनरली देख लीजिए तो फार्मर्स जो है वो बीज को जो बोता है खेत में, तो क्या वो सारे अंकुरित हो जाते हैं? नहीं हो पाते हैं ना। तो उसमें से कुछ ही बीज ऐसे हैं जो अंकुरित हो पाते हैं, मतलब सारे बीज नहीं अंकुरित होते हैं। कितने भी हम अच्छे बीज मार्केट से खरीदें, बहुत होगा 90-95% का, 100% जर्मिनेशन जो है वो नहीं होता है। और वैसे हमारा खेत अगर कम अच्छा है, जो है वो सही रूप से बीज तैयार नहीं तैयार है, तो काफ़ी जो है बीज ऐसे होते हैं जो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो उसके कई सारे कारण होते हैं, आइए जानते हैं। तो बीज का अंकुरण को यानी सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर होते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं जिसको आंतरिक कारक के नाम से जानते हैं, कुछ बाह्य कारक होते हैं जिसको हम जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर के नाम से या बाह्य कारक के नाम से जानते हैं। तो इंटरनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं? पहला है जल के लिए पारगम्यता। देखिए जल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कारक होता है बीजों के अंकुरित होने के लिए। अगर बीज के अंदर जल का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, उसका इनपेरेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो बीज के अंदर जब जल नहीं जाएगा तो उसकी जो एंजाइमेटिक प्रक्रियाएँ होती हैं बीज के अंदर की, वो जो है वो नहीं हो पाती हैं। जब वो क्रियाएँ नहीं होंगी तो बीज का अंकुरण जो है वो नहीं हो पाएगा। तो जल की पारगम्यता जो है वो ज़रूरी है। अगर बीज का जो कोएट है वो नॉर्मल है, यानी हार्ड कोएट नहीं है, उसका खोल जो है बीज चोल जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो उसमें जल आसानी से प्रवेश कर जाता है। जब जल प्रवेश कर जाएगा तो बीज अंकुरित हो जाएगा, और जब जल उसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा तो बीज फिर अंकुरित जो है वो नहीं हो पाएगा। और दूसरा कारक क्या है? बाह्य कारक। बाह्य कारक क्या है? जो है वो तापमान। तो तापमान जो है वो बीजों को अंकुरित होने के लिए उचित तापमान चाहिए। अगर उचित तापमान नहीं है तो बीज अंकुरित जो है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए जैसे ठंडी के दिनों में गर्मी वाली चीज़ें जो है वो अंकुरित करिए नहीं होती हैं, ठीक है ना। और गर्मी के दिनों में जो ठंडी में होने वाले पेड़ पौधे हैं, फसल है, वो नहीं हो पाती है। तो तापमान इसका कारक होता है। इसका कारण क्या होता है? तापमान। तो उचित टेम्परेचर प्रत्येक बीज को अंकुरित होने के लिए उचित तापमान की आवश्यकता जो है वो होती है। ये बिल्कुल आप लोग जानते हैं। दूसरा जो है वो जो आपका बाह्य कारक है वो भ्रूण का विकास, ठीक है ना। तो जो आंतरिक कारक है वो है भ्रूण का विकास। अगर बीज को जो बीज के अंदर क्या होता है, आपके बीज के अंदर जो होता है
वो होता है आपका जो है वो बीज के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है। अगर भ्रूण जो है वो परिपक्व नहीं है तो फिर बीज अंकुरित जो है वो नहीं हो पाएगा। तो जो सड़े गले बीज होते हैं, कटे फटे बीज होते हैं, उनका एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता है, जिससे उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। तीसरा है उत्तर पक्वन, अगर बीज मैच्योर नहीं है, बीज की परिपक्वता अच्छी नहीं है, तो उसका जो एम्ब्रियो होता है वो कच्चा होता है, यानी आपका जो है वो इमैच्योर एम्ब्रियो होगा, अपरिपक्व भ्रूण होगा, तो बीज का अंकुरण जो है वो नहीं हो पाएगा। तीसरा है अंकुरण धारिता, जो उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है, अगर वो अच्छी नहीं है, कम है, तब भी बीज की अंकुरण जो है वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद है अंकुरण क्षमता, जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर बीज सुसुप्त है, उसका एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप नहीं है, तो उसकी अंकुरण क्षमता जो है वो अच्छी नहीं होगी और बीज जो है अंकुरित नहीं हो पाएगा। उसके बाद अंकुरण ऊर्जा, जो जर्मिनेशन एनर्जी होती है वो बीज के चोल को तोड़ती है और निकलने के लिए कारगर होती है। तो अगर बीज की एनर्जी जो है वो कमज़ोर है, बीज सुसुप्ता है, उसका जो है वो सही रूप से बीज जो है वो उसके भ्रूण मजबूत नहीं है, कटा फटा है, तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी और बीज अंकुरित जो है वो नहीं हो पाएगा। अब बीज का आकार, अगर बीज का आकार जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बीज का आकार बड़ा है, उसका जो बीज चोल है वो काफ़ी मजबूत है, तो फिर बीज का अंकुरण जो है वो सही से नहीं हो पाएगा। इसके बाद होता है बाह्य कारक, बाह्य के क्रम में आर्द्रता। आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है बीज के जमने के लिए। अगर बीज की अनुकूल आर्द्रता है तब बीज जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, अच्छे से जर्मिनेट हो पाएगा। वायु, श्वसन के लिए क्रिया के लिए हवा आवश्यक है। तो जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, वैसे बीज भी क्या करते हैं, वो भी जो है वो श्वसन क्रिया करते हैं। तो हवा के द्वारा वो सांस को ग्रहण करते हैं। तो अगर हवा नहीं मिलेगी तो उनकी रेस्पायरेशन जो प्रक्रिया है बीज की वो प्रभावित हो जाएगी, जिससे बीज सड़ जाएंगे, गल जाएंगे और अंकुरित जो है वो नहीं हो पाएंगे। इसके बाद प्रकाश, बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश जो है एक मेजर फैक्टर है आपके सीड को जर्मिनेशन करने के लिए। तो जब प्रकाश होगा, प्रकाश की ओर बीज जो है वो भागते हैं। तो जब प्रकाश का जो अंकुरण होता है, जिसको हम मूलांकुर बोलते हैं, तो वो प्रकाश की ओर भागते हैं। तो जब प्रकाश मिलेगा तभी बीज जो है वो प्रांकुर उसकी तरफ जो है वो तेज़ी से खींचेगा और बीज अंकुरित हो जाएगा। तो अगर उचित प्रकाश बीज को नहीं मिल रहा है तो बीजों का अंकुरण सही से नहीं हो पाता है। जो है वो कुछ बीज जो है वो अंधेरे में भी रिएक्शन कर लेते हैं, इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो कुछ बीज जो है वो केवल प्रकाश में ही रिएक्शन करते हैं, यानी उनकी जो अंदर की एक्टिविटी होती है, एनाबॉलिक क्रिया होती है, वो प्रकाश में ही होती है। तो जब उचित मात्रा में बीज को प्रकाश मिलेगा तभी वो ग्रो जो है वो कर पाता है। इसके बाद मृदा की दशा, अगर जो सॉइल की कंडीशन है वो अच्छी होगी तो बीज ज़्यादा अच्छे से अंकुरित होगा। अगर मृदा जो है वो मृदा में लवण तत्वों की मात्रा अधिक होगी, क्षार तत्वों की मात्रा अधिक होगी, मृदा में चूने की मात्रा अधिक होगी, तो फिर मृदा में बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। जब मृदा के लिए बीज को अंकुरण के लिए मृदा बहुत ही आवश्यक कारक होता है, क्योंकि बीज जो होता है वो मृदा से ही पोषक तत्व प्राप्त करता है, जल प्राप्त करता है, तमाम चीज़ें प्राप्त करता है। तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। जब मिट्टी अच्छी होगी, पोषक तत्वों से भरपूर होगी, भुरभुरी होगी, दोमट मिट्टी होगी, तो उसमें बीज का अंकुरण अच्छा होगा। अगर बीज जो है वो मिट्टी अच्छी नहीं होगी, विपरीत होगी, उसमें तमाम तत्वों की मात्रा, विषैले तत्वों की मात्रा अधिक होगी, उसकी बनावट अच्छी नहीं होगी, तो बीज उसमें अंकुरित जो है वो नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से मृदा की दशा भी उसको प्रभावित करती है। अगला हो गया बीज सया। बीज सया यानी सीड बेड के नाम से हम जानते हैं, सीड बेड। तो सीड बेड जो है वो क्या कहते हैं, जब हम खेत की पूरी तैयारी कर लेते हैं, यानी बीज को बोने से पहले जब हम खेत को तैयार कर लेते हैं बिल्कुल, तो जस्ट जो है तो उसको हम बीज सया के नाम से जानते हैं, जिसमें हम बीजों को बोते हैं। तो अच्छी बीज सया होगी तो अंकुरण उसका अच्छा होगा। अगर बीज सया अच्छी नहीं होगी तो अंकुरण नहीं अच्छा होगा। यानी अच्छी बीज सया का मतलब क्या है, बिल्कुल मिट्टी जो है वो भुरभुरी होना चाहिए, मिट्टी कणाकार ढेले के आकार की मिट्टी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीक होना चाहिए, जो है वो ढेलों की संख्या बिल्कुल कम होना चाहिए मिट्टी में, और बीज सया बिल्कुल मिट्टी में नमी अच्छी होनी चाहिए,
भुरभुरी होनी चाहिए, पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी बराबर होनी चाहिए। तो जब बीज सया अच्छी होगी तो अंकुरण जो है वो अच्छा होता है। तो इस प्रकार से बीज सया भी अंकुरण को प्रभावित करती है। तो जितने भी फैक्टर हैं आपके इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सीड के जर्मिनेशन को, बीजों के जर्मिनेशन को जो है वो प्रभावित करते हैं। अब हम अगली क्लास में आपको जो है वो हम आर्टिफिशियल रिजनरेशन आपको पढ़ाएंगे। ये सारी जितनी प्रक्रियाएं हैं वो नेचुरल रिजनरेशन के अंतर्गत आती हैं। अब हम नए क्लास में आपको जो है आर्टिफिशियल रिजनरेशन पढ़ाएंगे। आप लोग बिल्कुल जो है वो एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ते जाइए। आपको मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, कोई टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। बिल्कुल आप बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से जो है वो हमारी क्लासेस को देखते रहिए और लाइक और शेयर जो है वो करते रहिए। यानी जो भी स्टूडेंट्स अभी हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो बिल्कुल जुड़ जाएं BSc AG के। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके क्लास बनाते हैं। तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और आप खुद बढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ये मेरा आशीर्वाद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।